अगली टिप्पणी के लिए मैम अंबाला मैम के लिए सवाल है गुंजन तिवारी जी का। कह रही हैं कि मैम से पूछ लीजिए आइनॉक्स विंड के बारे में। 123 में इन्होंने 200 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए। तो अंबाला मैम, इसके साथ अगर कोई अपडेट हो आपकी तो मैं चाहूँगा कि वो अपडेट भी कंप्लीट कर लें, फिर हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जी मैम। ऑलराइट, तो आइनॉक्स विंड आपको जैसा है वैसे ही रख लीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा। इस बार आपका जो भी है, आपकी बाइंग 124 की आपने जैसे कि बताया, स्टॉप लॉस रख लीजिए 85, इससे नीचे रखिएगा मत। क्योंकि अगर 85 पे भी नहीं रुक रहा है, इसका मतलब फिर इसको 70 तक का भी भाव टेस्ट करना है एक बार। सो वट एवर इट इज, आपकी जो एक लिमिट अपने आप के लिए सेट कर लीजिए कि मैं 85 के नीचे मैं नहीं होल्ड कर रही हूँ, लाइक दैट। रही बात अपडेट्स के लिए, तो देखिए न्यूजेन कल इंट्राडे का टारगेट था, वो हो गया। इसके साथ एक स्टॉप लॉस कल कोटक बैंक में आपके शो में नहीं दिया था, लेकिन सुबह हर्षी थे कल की मार्केट में, तो कोटक बैंक में एक कॉल ऑप्शन दिया था मैंने, जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है 3 रुपीज पर। तो आप उसको, आई होप कि आप लोग निकल गए होंगे, अगर नहीं भी है तो भी निकल जाइएगा, क्योंकि वो अभी स्टॉक ऑप्शन का ट्रेड था, इट्स डन। बाकी तो जो है बीच में अगर कुछ रहेगा तो बताऊंगी, अगर परमिशन हुई तो। ठीक है, मतलब जो रहे वो, मतलब शुरू में अगर हो गया तो मतलब जो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, इस बीच जो है, अच्छा आइनॉक्स विंड हो गया है, ये दीपक गुप्ता जी पूछ रहे हैं। अच्छा, आइनॉक्स विंड टूट गया है असल में ना, तो ये काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जानकारी लेना चाह रहे हैं। गुंजन जी हैं, दीपक गुप्ता जी हैं, और एक दो लोग हैं। अनन्या जी कह रही हैं कि डिफेंस के उन्होंने 5-6 शेयर भेजे हैं, डेटा पैटर्न इस भाव पे लिया, BDL HL, उस पर हम लोग बात करेंगे अभी सेकंड सेगमेंट में। लेकिन कह रही हैं कि सर इस पर जो है अंशुल सर का व्यू मत दिलवाइएगा। तो उनको पता है कि अंशुल सर उस पर जो है नकारात्मक बोलेंगे, तो उन्होंने अपना कहा है कि सर अंशुल सर से मत पूछिएगा, अंशुल सर नेगेटिव बोलेंगे। ज्योति रंजन जी कह रहे हैं सर अभी जो शेर व शायरी लोगों ने की थी, कह रहे हैं सर ये न्यू ट्रिक है सवाल को स्टैंड आउट करने का, लोगों को पता है ऐसा लिखेंगे तो सवाल ले लिया जाएगा। चलिए, तो ये सब बातें, बहुत सारी टिप्पणियाँ आप लोगों की पढ़ ली गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फटाफट जो है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं, आज के पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। तो एक एक करके तमाम जो है शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं। और आज का पहला स्टॉक्स जिसमें कि हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे नतीजे भी आए हैं, अंशुल सर आपसे शुरू करना चाहेंगे, वो है ABB। ABB पर आपका व्यू जानना चाहेंगे सर। इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स जो है वो अच्छे रहे हैं, उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, उम्मीद से बेहतर रहे हैं, और शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी ABB के शेयर में इस समय देखने को मिल रही है। 6095-97 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपका व्यू क्या होगा इस क्वार्टर में? जो है हालांकि प्रॉफिट घटा है, लेकिन चूंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़ के आया है। आपका व्यू क्या है इस शेयर पे? सर देखिए, 42 हफ्ते का डबल बॉटम पैटर्न बना है। पहला रेजिस्टेंस 5471 था जो गैप से निकला है। दूसरा 5860 था जिसको आज स्लाइस थ्रू, मक्खन की तरह स्लाइस थ्रू किया है। 6248 ये इमीडिएट टारगेट रहेगा। 6248 के ऊपर बड़ा वाला ब्रेकआउट बन जाएगा जिसका टारगेट 7000 के आसपास रहेगा। तो फिलहाल 6248 जा रहा है, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 6th अपवीक हो जाएगा वहां पहुंचते पहुंचते। फिर कंसोलिडेशन होगा और कंसोलिडेशन के बाद जब 6248 का ब्रेकआउट लेगा तो 6987 यानी राउंड फिगर पकड़ेंगे तो 7000 का लेवल आते हुए दिख रहा है। स्लो एंड स्टडी 7000 रुपए आ जाएगा, पहले एक बार 6248 पे अटकेगा। ठीक है सर। अच्छा प्रदीप सर, कल आपसे बातचीत हुई थी HUL को लेकर के 1 बजे के शो में। आज भी 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल कुछ एक अपडेट्स भी थी HUL को लेकर के। अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है सर? 2300 के आसपास। एक दो दिग्गज शेयरों पे भी बातचीत करते रहे बीच बीच में। आपका व्यू क्या होगा अभी करंट लेवल पे? क्या करना चाहिए? इंट्राडे हाई पे ही ट्रेड कर रहा है सर। बिल्कुल जी, बने रहना चाहिए, और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमने चार्ट में देखा है, और ओवर द टाइम स्टॉक चला भी नहीं उतना ज्यादा, लेकिन ये एक बेसिकली लार्ज कैप है, प्रोमिनेंट स्टॉक है, इमीडिएटली यहाँ से भागेगा, यहाँ से रिटर्न देगा ऐसा नहीं। अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली पर्टिकुलर सेगमेंट से दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टॉक आपको बने रहना चाहिए। आपको एक बार 2426 का भी लेवल शॉर्ट टाइम में आते हुए दिखाई देंगे। 2460 2470 जैसे ये ब्रेक करेगा आपको अगेन 2560 एंड वो भी प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, ये हो गया HUL। तो दो दिग्गज बड़े शेयरों पे बातचीत हो गई। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और मैम जरा देखिए फर्स्ट क्राई को, ब्रेन बीज सॉल्यूशंस 8% से ज़्यादा की तेजी, 230 231 पे ट्रेड करता हुआ।
क्या कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और जिनके पास, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा पेन बीच में देखने को मिला था, काफ़ी लोगों की पोजीशंस हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? एक महीने में 15% के करेक्शन के बाद ये रिकवरी आ रही है, तो ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या नई एंट्री की सलाह रहेगी? अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? डिस्क्लोजर है विपुल जी, सुबह भी जहां थी वहां पे भी इसको रिकमेंडेशन के तौर पर दिया और मेंबर्स को भी आज ये रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है। सो और इसमें सलाह ये है कि आप एक ट्रेड प्ले कर सकते हो, पोर्टफोलियो में रखने की जगह जरूरत नहीं है, लायक भी नहीं है। और दूसरा कि आपको अगर आप पहले से ऊपर के भाव पर है, क्योंकि आज आप देख, कल इसका बहुत ऑल टाइम लो के जैसा स्टॉक कल था, तो वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी हमको दिख रही है। ये सिर्फ एक डेड कैट बाउंस जिसको बोलते हैं, टेक्निकली बोल लीजिए, या फिर आपको सिर्फ एक निकलने की मौका मिल रहा है, वो भी आप कह सकते हैं। तो आप आज इसको 230 के आसपास आज खरीद सकते हैं किसी को अगर ट्रेड करना है तो। और इसमें आप 245, 260, 285 और 320 ये 4 टारगेट्स मुझे लगते हैं कि 2 महीने के दायरे पर आ जाने चाहिए। और इसके लिए जो हमने स्टॉप लॉस डिफाइन रखा है, जो सिर्फ आज का इंट्राडे लो है, एट वंस 211 रुपए का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर मोर देन इनफ है मेंटेन करने के लिए। तो जस्ट हम एक मोमेंटम को प्ले करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसको एक फ्रेश कंसिडरेशन के तौर पर देख सकते हैं। जो लोग पहले से हैं, बहुत एक्साइटमेंट में मत आइएगा कि ये 400, 800, 400, 500 निकलेगा, वैसा कुछ नहीं होने जैसा लग रहा है। सिर्फ ट्रेड का मौका है और आपको उछाल पर निकलना भी चाहिए। चलिए, ये ट्रेड का मौका है यहाँ पर। ब्रिन 24 जो है, जो लेवल्स बताए गए हैं उसका आप लोग रखें ध्यान। और इस बीच 25,600 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी 121 अंक ऊपर, इस समय 25,571-72 का लेवल देखने को मिल रहा है। 25,578 का भी थोड़ी देर पहले हाई लगाया है। चलिए, तो इस बीच जो ये देखिए धुआंधार रफ्तार पकड़ता हुआ, और इस बीच जो है अभी भी 60% लोग, 59% लोग कह रहे हैं 25,700 के ऊपर जाएगा। तो हमारा पोल भी साथ साथ चल रहा है, उस पर भी आप लोग नज़र रखें और बाकी वोट करते रहें। देखते हैं क्या होता है। आप धीरे धीरे करके ऊपर नीचे की तरफ थोड़ा सा बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 59 और 41 का लेवल हो गया है, लेकिन रिकवरी अच्छी है लोअर लेवल से। सेकेंड हाफ में क्या होता है उस पर नज़रें रहेंगी। लेकिन चलते हैं प्रदीप सर के पास, और प्रदीप सर के लिए मैंने एक तो मुझे लगता है बादाम थोड़े ज़्यादा खाने पड़ेंगे। एक मतलब जो है शेयर मैंने ढूंढा हुआ था और मिस हो गया मेरे दिमाग से। हाँ, चलिए, नेटवेब पे कल भी बात हुई थी हम लोगों की, और अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ कल दिखाई दिया था, परसों भी दिखाई दिया था। नेटवेब के अंदर जो मोमेंटम प्ले हो रहा है, प्रदीप सर क्या करना चाहिए और कहाँ तक जाएगी ये रैली? जिनके पास है वो क्या करें? और ये जो आज जब नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 3650 पे, क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं या मिस हो गई गाड़ी? नहीं, मिस नहीं हुआ सर। ये एक्चुअली हमने रिसेंटली 3000 से कवरेज स्टार्ट किया था, तो मैं तो बोलता हूँ कि एक बार ऑल टाइम हाई ऑन द वे 4450, 4500 ऑन द वे। अब देखिए, ये जो रैली है ना, ये 1-2 दिन में नहीं आएगा। पहले आपको 3800 तक लेके जाएगा, 3800 से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर आपको 3600 तक लेके आएगा, फिर से 3600 से आपको 4000 तक लेके जाएगा, 4000 से फिर से थोड़ा बहुत आपको धोखा देगा, 3500 तक आएगा। इफ यू हैव पेशेंस देन यू कैन होल्ड, अदरवाइज अब ट्रेंड के साथ चलिए। जैसे कि अभी जिस तरीके से 3629 के आसपास का प्राइस चल रहा है, करेंट जोन पे ना थोड़ा बाय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अब देखिए, मैं करेंट जोन से रिकमेंड नहीं करूंगा, ऑलरेडी हमने 3000 से स्टार्ट कवरेज कर दिया है। हमारा ऑल टाइम हाई इस पे जाके एक बार बेचेंगे इसको जी। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर। अभी करंट लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करके रखें, ये सलाह है ना सर आपकी? जी 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 सर। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर नेटवर्क को लेकर के निकल करके आई है। एक काउंटर और जो कि अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ऊपर जाके कल की गिरावट में थोड़ा सा वो हो गया, वरना ये टाटा स्टील सर, अंशुल सर देखिए, ये धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहा। कल की अगर गिरावट नहीं होती तो शायद ये थोड़ी सी और तेज़ी दिखाता, लेकिन ये क्या अब इसमें कहाँ तक जा सकता है सर? ये जो अभी इसने 52 वीक हाई लगाया 211 के आसपास का, उसके बाद क्या लेवल्स हो सकते हैं? और इसकी रैली पूरी हो गई, थक जाएगा अब, या अभी भी एंट्री ले सकते हैं? नहीं सर, रैली तो अभी कहीं से पूरी नहीं हुई है। 128 रुपए से बताते आ रहा हूँ 224, 240, तो सक्सेसफुली उसकी तरफ चल रहा है, चलता रहेगा। 224, 240 पे भी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या मतलब मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो ही बुक करना है। अगर आपके पास मतलब जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म वाला लॉन्ग टर्म समय है, तो फिर टाटा स्टील बेचने जैसा नहीं है, क्योंकि 11,000, 10,600 तक जो मेटल इंडेक्स में पुल बैक आना है, उसके बाद 17,000 तक उसको ऊपर जाना है। तो जो 11 से 17,000 तक की रैली रहेगी, उसमें सबसे बड़ा विनर टाटा स्टील रहेगा।
पुराने में हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुजिंक, हिंद कॉपर रहे हैं। अगली रैली में टाटा स्टील सबसे बड़ा विनर रहेगा। तो टारगेट में कभी लगाने के मूड में हूं नहीं। रेजिस्टेंस 224 पे एक्सटेंशन का है, उसके ऊपर 240 का है। तो अभी खरीद सकते हैं क्या सर 207 पे 240 के टारगेट के लिए? सर क्या होता है ना, 2-3 रुपए नीचे आते ही से ना घबराहट चालू हो जाती, क्या करें क्या करें क्या करें। तो उसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि जब आपको 2-3 रुपए में ही घबराहट होने लगती है तो आपको 50 डे मूविंग एवरेज के पास खरीदना चाहिए, क्योंकि वहां पे पुल बैक की रिस्क सबसे कम होती है। अब फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज 190 पे है, तो या तो 190 आए तो खरीदिए, या दूसरा केस हो सकता है कि ये 207 के आसपास ही 2-4 रुपए ऊपर नीचे करता रहे और मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर आ जाए। तो दोनों केस में जब भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज, चाहे प्राइस नीचे आए चाहे मूविंग एवरेज ऊपर आए, 50 के पास खरीद लीजिए, क्योंकि या तो 50 से लंबा लॉन्च पैड मिलता है या छोटा सा स्टॉप लॉस देके आप बाहर हो जाते हैं। तो अगर 2-5 रुपए में नहीं घबराते हैं, लेते चलिए, एसआईपी मारते चलिए, और अगर घबराते हैं तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास लीजिएगा। चलिए ठीक है। ये बात यहाँ पर टाटा स्टील को लेकर के निकल के आई है। अंबाला मैम, केआरएन हीट एक्सचेंजर, और इस पर 1-2 टिप्पणियाँ आई हैं, वो अंशुल सर से भी राय जानना चाह रहे हैं। तो पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए और मैं लेवल से एक बार अंशुल सर, आपने कभी रिकमेंड किया था क्या अंशुल सर? क्योंकि 1-2 कमेंट इस तरीके के आए हैं कि मैं उस पर बातचीत कर लूँगा अभी आपसे, एक बार आप तब तक देख लीजिए। लेकिन अभी की मैम जो जिस तरीके से 13% ऊपर है, धुआंधार रफ्तार 888 के लेवल पे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिनके पास है, या अभी वेट करना चाहिए? काफ़ी तेज़ी है आज देखने को मिल रही है, 894 का हाई लगाया है मैम। आपका व्यू क्या है? क्या इस रैली में 52 वीक हाई जो 1000 के ऊपर का है वो टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है? और करंट लेवल पे क्या कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है क्या? ओके, तो केआरएन मैंने रिकमेंड किया था एक्चुअली 4-5 दिन पहले। तो यस, तो अब ये पहले टारगेट, अब जो टारगेट दिए थे उस समय भी एक टारगेट हुआ था, लेकिन उसके बाद जब दोबारा आपने पूछा था कि अभी भी एंट्री कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए 880 रुपए का टारगेट था। तो वो अब हुआ है, अब आज ही ऑलरेडी 11% 12% अप है, अब एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो लोग पहले से हैं वो लोग चाहे तो ट्रेलिंग करके जरूर आ सकते हैं 815 के भाव पर, बट जिनको फ्रेश खरीदना है उनको अभी बिल्कुल वेट करना चाहिए कि ये पहले थोड़ा बहुत ऊपर और जाएगा, 920 तक भी जाएगा ये अभी। लेकिन आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड कहीं से कहीं तक अब मैच नहीं करेगा, क्योंकि सिंस वी रिकमेंडेड दिस 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो 650 पे भी आया था और उसके बाद आपने एक बार इसको न्यूज में वापस लिया था 710 के भाव पर भी। तो अभी ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो संदीप जी, विपुल जी, बहुत महंगा हो गया है अभी, 35% ऑलरेडी अप है। तो स्टॉक में कूल ऑफ पीरियड आना बाकी है, उस कूल ऑफ में आप जरूर खरीद सकते हैं। अब वो 920-30 जाने के बाद कूल ऑफ होगा, तब ये देखना है। मैं रेंज समझा सकती हूँ कि हो सके तो 850 के आसपास खरीदिए, अभी नहीं। और जो लोग पहले से हैं वो प्रॉफिट चाहें तो कम से कम 70% प्रॉफिट अब बुक जरूर कर लीजिए, और दूसरे फर्दर जो एक्सटेंडेड टारगेट्स है 930 और 1000, उसके लिए रुक सकते हैं। फ्रेश खरीदारी अभी नहीं। चलिए, फिर खरीदारी अभी नहीं। चलिए, तो ये था, ये जो मैं टिप्पणी करने में थोड़ा सा मुश्किल हो गई। ये हैंडीक्राफ्ट जी कह रहे हैं, प्रदीप जी ने दिया था केआरएन, और अंशुल जी का विश्वविश है, तो विश्वविश पे प्रॉफिट आधा बुक करने को कह दिया करें। अब नीचे आ गए, 1 रुपये नीचे आया, 530 पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये जो समस्या है, इसीलिए अगर आपको 30 पैसे 1 रुपये उस पर अगर मोमेंटम पे घबराहट होती है तो मत लिया कीजिए सर, क्योंकि इतने सारे शेयरों पे बातचीत करनी होती है। एक ही शेयर पकड़ करके हम 1.5 घंटे तो डिस्कस नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ध्यान रखिए सर। तब आपको म्यूचुअल फंड में चले जाना चाहिए। आपके लिए म्यूचुअल फंड है, आपके लिए बाजार नहीं है। मैं बार बार ऐसे लोगों को बोलता हूं, आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए, अपने ऊपर एहसान कीजिए, दूसरे पे मत कीजिए। आप अपने ऊपर एहसान कीजिए, क्योंकि 58-54 की घबराहट अंत में आपका पूरा कैपिटल जेन स्ट्रीट के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो अपने हाथों अपना पैसा उनके अकाउंट में देने से अच्छा है या तो हम लोग को दे दीजिए, तो हम लोग वही है पार्टी वार्टी कर लेंगे, या फिर आप म्यूचुअल फंड में दे दीजिए तो 10-5 साल में बढ़ के मिल जाएगा। बट जेन स्ट्रीट से अच्छा तो 2 ही लोग हैं, या तो हम लोग हैं या फिर म्यूचुअल फंड है। जो भी आपको सही लगे उसको दे दीजिए। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, एक और शेयर पे जरा बातचीत कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और मोमेंटम वाला शेयर जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो एक सेकंड मिस हो गया मुझसे, जो है टाइटन का शेयर। सर जरा टाइटन देखिए, टाइटन में आज हरा निशान आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उससे पहले जो है वर्लपूल देख लीजिए जरा। वर्लपूल में भी एकदम से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्लपूल में क्या अभी नई खरीदारी की सकते हैं क्या प्रदीप सर? आप देखिए, और अगर आप चाहें तो उस पर भी टिप्पणी कर दीजिएगा केआरएन को लेकर के। आपकी कॉल थी सर?
सर मैंने जब कॉल दिया था तब से लगातार अभी 30% ऊपर है। हाँ, आज वो सुबह आपके भी नाम दिया से था। मैसेज आया था, जी जी जी। एकदम फट गया है, वही है। ठीक है, लोगों को दिखता है, इसलिए मैंने अपडेट नहीं दिया इसमें कोई। तो एक्चुअली केआरएन के साथ क्या है सर, फंडामेंटल रीजन है, फंडामेंटल ड्रिवन यहाँ पे रैली चल रहा है। अब देखिए, जब हम इंडिया में बात कर रहे हैं कि डेटा सेंटर्स को लेके कहीं ना कहीं हम एआई का बात कर रहे हैं, डेटा सेंटर हब बनाने की बात कर रहे हैं, तो केआरएन का जो एक्चुअली बिजनेस है हम देखेंगे ना, ये बेसिकली अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो जिस तरीके का केआरएन केमिकल पावर जनरेशंस में है, एंड जो बेसिकली एयर कंडीशन में काम करता है, तो इसमें पावर का हम बात कर रहे हैं और एयर कंडीशनर का बात नहीं करेंगे, उसमें नहीं चलेगा। तो केआरएन का जब से मोमेंटम आ रहा है, मैं समझता हूं नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर बहुत धमाका होने वाला है। आप अगर शॉर्ट टर्म थोड़ा वीक है तो डेफिनेटली आप इसको एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं। ऑल टाइम हाई ऑन द वे है, 1200 एंड अबव टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटल रैली चल रहा है। अब ये जो हमने डिफेंस का रैली देख लिया, हमने रेलवे का रैली देखा, हमने अभी ये पावर जो डेटा सेंटर वाला जितने भी कंपनीज है, ये रैली नहीं देखा। इसीलिए नेटवेब में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसीलिए आनंद राज में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसीलिए E2E में E2E नेटवर्क में प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसीलिए केआरएन हिट एक्सचेंज पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। आज सुबह भी दिया था, उसके बाद अभी तो 10-11% ऊपर है। मैं समझता हूं कि 1200 एंड अबव टारगेट आना चाहिए। वर्लपूल सर, हाँ, फिर से वर्लपूल। सीजन आ रहा है, मुझे लगता है कि ये चलेगा रैली। 932 के आसपास का प्राइस है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1150 से 1200 के आसपास का प्राइस आना चाहिए, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। और इसके साथ साथ वोल्टास में भी एक रैली नहीं हुआ, वोल्टास का चार्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। वोल्टास भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करेंट जोन से भी एटलीस्ट 12 नया to 15 खरीद लें क्या सर? वर्लपूल तो चलिए तेज हो गया, वोल्टास अभी खरीद सकते हैं क्या? वोल्टास सर बिल्कुल, अभी भी वोल्टास में अपॉर्चुनिटी है और मुझे लगता है कि वोल्टास अभी भी आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि एक गैप था जिस तरीके से अब रिसेंटली रेंज के ऊपर आया भी है। मैं समझता हूं कि 1750 तक चल सकता है। देखिए, 5-10-20 रुपए का टारगेट मैं इसमें नहीं दूंगा। जिसमें पैसा बनेगा, अगर 2 महीना वेट करने पे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। हाउएवर देखिए, मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता, सेबी ऑलवेज बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये पैटर्न अच्छा हुआ है, फॉर्मेशन अच्छा हुआ है, कहीं ना कहीं सीजन अच्छे से चल रहा है। मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। टारगेट रहेगा 1750, एक स्टॉप लॉस आप 1465 के आसपास मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 1750 का टारगेट आपने दिया है, स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? मुझे स्टॉप लॉस 1465 1465 के स्टॉप लॉस के साथ। ये कितने दिन के लिए आप बोल रहे हैं? ये मिनिमम 1.5 से 2 महीने का एक व्यू लेके चलिए। चलिए 1.5-2 महीने का व्यू लेकर चलें, और तब तक गर्मी भी मुझे लगता है ठीक ठाक होनी शुरू हो जाएगी। पिछली गर्मी में थोड़ा सा निराश हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद इस बार जो है पिछली गर्मी की भी भरपाई होती हुई दिखाई दे। मोमेंटम बनने शुरू हो गए हैं वोल्टास, वर्लपूल जैसे शेयरों में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल पर निगाहें अपनी पैनी रखिए। तो यहाँ पर 1750 तक के टारगेट वोल्टास को लेकर के निकल करके आते हुए प्रदीप जी की तरफ से। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे। नंबर है अंशुल सर का। और अंशुल सर, जरा देखिए, आप MCX को लेकर के 2410 का भाव आ गया है। 2410 पे क्या यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? 2411 के आसपास क्या करना चाहिए सर? सर मैं अवॉइड कर देता। रेंज के अंदर है 2494 ऊपर, 2193 नीचे। 2494 जा भी सकता है, बट फिर वो ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मैच नहीं करेगा। 2337 का स्टॉप लॉस बनेगा, 2494 का टारगेट बनेगा, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से 7th बेस पे जाके स्टॉक बैठा है, तो जाने को 2494 जा सकता है। ये केवल व्यू है, ट्रेड ढूंढ रहा है तो कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच कर रहा है, ट्रेड यहाँ पर नहीं है। लेकिन MCX पे क्या कोई अपॉर्चुनिटी है? वो देखिए मैम, आप जरा कैसे देख रही हैं MCX का, सॉरी ग्रो को। हालांकि मेरा सवाल अगला BSE को लेकर था, लेकिन आप पहले ग्रो पे, क्योंकि ग्रो पे आपकी कॉल थी और ये अभी इसी रेंज के आसपास घूम रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतनी निगेटिव खबरें आने के बावजूद ये मतलब बुरी तरह टूटा नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए? 100 उसी लेवल के आसपास है, 170 172 के आसपास। कल भी बाजार में इतनी गिरावट रही, लेकिन ये दोबारा वहीं पे आके खड़ा हुआ है। कैसे देख रही हैं ग्रो को आप? 160 रुपए का स्टॉप लॉस 195 210 के टारगेट्स के लिए चेज करके देख सकते हैं, और अभी उसी रेंज में है। इसमें कोई बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन जब बड़ी इसमें अनलॉकिंग होगी ना IPO वाली, तब जाकर के इसमें कुछ अच्छे भाव 130 वगैरह दिख सकते हैं। टिल द टाइम ये ऐसे ही थोड़ा साइडवेज मूवमेंट में रहेगा, तो बड़ी अनलॉकिंग
जब पोजीशंस आएंगे मार्केट में उसके बाद ही देख सकते हैं हम लोग। तो अभी के लिए मतलब जो आपने Buy. इस पे खरीदारी की सलाह थी अभी वो कंटिन्यू है ना सर, बाय कर सकते हैं। यस बाय। ठीक ठीक ठीक, ये बात है। तो ये अभी इसी कैपिटल मार्केट की थीम को ही आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बीएससी की तरफ। प्रदीप जी से राय ले लेते हैं, इस पर हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अब आज भी रिकवर हो गया है थोड़ा सा 1% के आसपास। सर ये भी इंट्राडे हाई के आसपास ही है, 2700, 2800, 2774 देखने को मिल रहा है, 2772। क्या करें सर, अभी खरीद सकते हैं क्या सर अगले हफ्ते के लिए? देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक के लिए मेरा तरफ से बाई कॉल नहीं रहेगा। अगर आप बेचना चाहते हो और बेचना नहीं, 3,400 खरीदना। नहीं वही है, अगर आपके पास है और आप अच्छा, खरीदना बेचना चाहते और हो, ओके। बेचना चाहते हो आप 3,400 3,500 पे, देन जाके आप इसको एक बार वेट करके जाइए। जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा बीएससी की तरह, बीएससी में मैं कुछ भी शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन ये एनएससी का आईपीओ आएगा ना उससे पहले पहले हाइप में 3,400 500 चल जाएगा। मार्क माय वर्ड, 2,000 से बोलते आ रहा हूं एवरी डे, तो इसीलिए बेचेंगे नहीं, करेंट जोन से बाय करना है। और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो एक बार आपको अभी तो बिल्कुल बेचना नहीं चाहिए, 3,400 3,500 में जाके एक बार बेचेंगे। अच्छा, अंशु सर ने अपनी इमेज जो है ना, मैं वही अभी टिप्पणियां पढ़ रहा था, ऐसी एंटी डिफेंस टाइप की बना ली है। मतलब ये तीसरा चौथा मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ जिसमें कि लोग कह रहे हैं सर डिफेंस पे जो है, वैरागी जी की टिप्पणी आई है, कह रही सर इनसे टाटा स्टील और बाकी सारे स्टॉक्स पे सर से पूछेगा, डिफेंस और रेलवे पे नहीं पूछे, वरना वो सर इतना निगेटिव बोलेंगे कि रिटेल पैनिक में आकर सेल कर देंगे। तो सर कुछ कहना चाहेंगे आप इन दर्शकों से? नहीं, बजट के पहले अगर 4600 में एचएल नहीं बेचा और 4000 देख के आपको खुशी मिल रही है तो आपके साथ मैं खुश होना चाहूंगा, मगर मेरी खुशी तब होगी जब कुछ केक कुछ पेड़ा वेड़ा कुछ बढ़िया चीज मेरे घर भेजिए, तब मैं खुश होऊंगा। नहीं 4600 का 4000 देख के तो दिल दुखता है। मैंने आईआरबी 70% लॉस में बेचा, वही गलती आप कर रहे हैं। भाई करिए, बहुत बढ़िया है, करिए, ऐसी एक गलती कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही गलती फिर आपको ये सिखाती है कि रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये सब कुछ चिड़िया होती है जो आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, तब पैसा कमा लेंगे। तो एक बार कर लीजिए गलती। अच्छा सर, चलिए, ये गलतियां तो ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पीबी फिनटेक पे बताइए क्या करना चाहिए। पीबी फिनटेक भी आज तेज हो रहा है, 1500 के ऊपर निकलता हुआ। पीबी फिनटेक में कोई गुंजाइश है क्या करंट लेवल पे? क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? नहीं सर, पीबी फिनटेक में बाउंस बैक है। 28 दिन में 27% करेक्ट हुआ है, तो बाउंस बैक में जरूर आपको 1583 तक जा सकता है। बहुत एग्रेसिव रिस्क ट्रेडर हैं, बाउंस बैक प्ले करने में इंटरेस्टेड है। ऑफ लेट 4-5 दिन जितने भी आपने गिरे हुए काउंटर में बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश की है, स्टॉप लॉसेस कटे ही हैं ज्यादातर में। तो उस रिस्क को ध्यान में रखते हुए अगर एकदम ट्रेड करने का मन ही है तो 1464 के स्टॉप लॉस से कर लीजिएगा 1583 तक। मेरी तरफ से बाई की कोई भी सलाह नहीं है। अगर कर ही रहे हैं तो 1583 जाता हुआ दिख रहा है बाउंस बैक में, अगर ले रहे हैं तो 1464 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ बाई करने में यकीन रखता हूं, इसमें रिलेटिव वीकनेस है, तो आई वुड अवॉइड दिस काउंटर। चलिए, तो अवॉइड करने की सलाह है पीबी फिनटेक को। मैम जरा देखिए, वोडाफोन एकदम से नए इंट्राडे हाइज बनते हुए, हालांकि अपनी रेंज से बाहर नहीं गया है जिस दायरे में काम कर रहा था उसी में, लेकिन क्या ये बीटीएसटी या 10-20-50 पैसे के लिए कुछ करने की गुंजाइश है यहाँ पर? अभी क्या उम्मीद दिखाई दे रही है इंट्राडे चार्ट पे, जिस तरीके से ये रिकवरी दिखा रहा है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 11 रुपये 36 पैसे का भाव। नहीं विपुल जी, अब मैं इसमें और फ्रेश लॉन्ग की सजेशन अब नहीं दे सकती। मेरे लिए अभी इट्स अ वेट एंड वॉच। तो जितने भी लोग हैं वो तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी का कोई व्यू फ्रेश नहीं है। जिनके पास है वो जरूर अपनी पोजीशंस को लॉन्ग रखिए एज इट इज, 10 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ, 12.5 से 14 रुपए के फर्स्ट एंड टारगेट्स के लिए। बाकी उसके बाद जितना जाना है वो देखेंगे दिसंबर तक, बट ये 2 टारगेट तो आप चेस कर सकते हैं। फ्रेश मत खरीदो, ये अभी बहुत लेट हो जाएगा फिर। लेकिन मैम 11 रुपए 56 पैसे के आसपास जब था तब तो आपको ठीक, मतलब उस दिन तो आपने बोला था ठीक है, अभी भी ठीक है, 11 रुपए उसी रेंज पर है। लेकिन बात ये होगी कि फिर से लोग ना नई पोजीशंस को इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे जो लोग पहले से हैं, कि अभी चलो थोड़ा सा और खरीद लेते हैं। अगर आप रिस्क मैनेज करके रख सकते हो ठीक से तो ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए 11 से 11.5 मुझे ठीक ही है ये अभी भी, और 10 रुपए 20 पैसे का ही स्टॉप लॉस है, 12.5-14 रुपए के टारगेट है जो आ जाएंगे। तो खरीदने के लिए कुछ लोग ऐसे भी है विपुल जी जिन्होंने पहले से भी खरीद के रखा है, कुछ लोग 12 रुपए के पास भी खरीद के बैठे हैं।
सो आइडिया इज दिस ओनली कि 11 से 11:30 में अभी भी खरीद सकते हो, लेकिन इसके बाहर मत जाना बस। अभी जो आपने बीटीएसटी वाला वर्ड जो आपने बोला था ना, मैं उस नजरिए से मैंने बोला कि अच्छा, अब बीटीएसटी का व्यू नहीं है। हाँ, BTST का ट्रेडिंग view। के लिए ठीक है 12:30-14, लेकिन बीटीएसटी के लिए ये काउंटर प्ले नहीं होते। दूसरा काउंटर आईआरसीटीसी आप देख सकते हो। अच्छा, आईआरसीटीसी 645 का टारगेट दिया था, 620 की बाइंग चल रही थी। कई बार आपने उसको न्यूज में कवर किया है। हाँ। अभी जस्ट अलर्ट आया है 10:50 पे आईआरसीटीसी का 645 पहला टारगेट हिट हो गया है। लेकिन इसमें बीटीएसटी आप चाहे तो कर सकते हैं, इसमें आप स्विंग लॉन्ग न्यू भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक, अभी अगर लॉन्ग करके जाए मैम तो आईआरसीटीसी पे करंट लेवल पे क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखेंगे? स्टॉप लॉस अब छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा हम स्टॉप लॉस ऊपर करते हुए चलेंगे। तो पहले का स्टॉप लॉस जो भी था, अभी आप उस स्टॉप लॉस को 600 पर लेकर के आ जाइए, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड स्टिल फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही चला है, ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी आपके लिए 670 रुपए का पहला टारगेट है अगर आप स्विंग के लिए देख रहे हो तो। बाकी इन्वेस्टमेंट के दौरान पे 670 और 700-725 ये 3 टारगेट्स है जो कि आपको दिख जाने चाहिए। स्टॉप लॉस 645 पे खरीदने वाले हो या जिन्होंने पहले से भी खरीदा हो, नाउ स्टॉप लॉस शुड बी एट 600, पहले 570 था। अच्छा, स्टॉप लॉस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो ताकि मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे, कहीं गलत होगा तो बता दीजिएगा। स्टॉप लॉस आपने बताया 600 और टारगेट आपने 670, 700, 725 ये 3 टारगेट दिए आपने जी। ठीक है, तो मैं सही हूँ। तो स्टॉप लॉस और टारगेट, पहला टारगेट जो है स्क्रीन पर है, पहले जब टारगेट अचीव हो जाएगा उसके बाद 700 का टारगेट है, और उसके बाद से जो है नजरिया अपना रखिए यहाँ पर। और ये मैम बीटीएसटी का ये स्विंग ट्रेड के लिए कितने दिन का टारगेट आपने दिए हैं अभी? हफ्ता भर। अच्छा, अगले हफ्ते के लिए, ठीक है, अगले हफ्ते तक, मतलब हाँ ठीक, फरवरी वैसे तो 645 टारगेट था, मतलब 620 हाँ वो मैं समझ गया मैम, पर अभी ये नए टारगेट इनिशिएट जो किए, जो आज हमको देख रहे हैं उनके लिए जो है ये नए टारगेट्स हैं और नई बाइंग कॉल इनिशिएट की गई है, जिसमें कि आपको 600 का स्टॉप लॉस रखना है और 670-700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो नजर रखिए यहाँ पर, अगले हफ्ते भी यहाँ पर एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, बहुत सारे बैंकों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसमें एक प्रदीप सर से ही पूछते हैं इसको, क्योंकि प्रदीप सर के इलाके का बैंक है, बहुत निराश भी किया। लेकिन सर मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, अब ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं। बंधन से बंधन जोड़ें क्या अभी आज की रिकवरी में? नहीं विपुल जी, अभी भी मुझे लगता है कि बंधन बैंक के साथ नहीं जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमने देखा लास्ट 6-7 साल में 6% भी रिटर्न दे नहीं पाया और लगातार हाई से एक डाउन ट्रेंड में है। रिसेंटली 130-132 के आसपास का एक बेस बनाने के बाद थोड़ा बहुत एक पुल बैक है। देखिए, शॉर्ट टर्म में ही रेंज रहेगा 130 से फिर से 192 के आसपास। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे फ्रेश आपको बाई करना चाहिए, इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये बैंक 200 एंड अबव जाके क्लोज नहीं देगा, सस्टेन नहीं करता है, तब तक मैं इसमें कोई भी बाई कॉल मैं नहीं देना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आइए। प्रदीप सर, कोई कॉल नहीं नजर आ रही है आपको अभी? सर एक्चुअली जब मैं आपको अभी बात कर रहा था उस टाइम पे एक कॉल आया था, लेकिन वो चल गया इतना, तो इसीलिए उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं दे नहीं पाऊंगा। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, क्योंकि टिप्पणियाँ जो है वो लगातार रहती हैं दर्शकों की। तो इस बीच 2600 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का पहले तो हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जो है हमारे साथ हर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके लिंक को और ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। और जो गलत जानकारियाँ इधर उधर से आ रही हैं लोगों के पास रील के माध्यम से, उन सब चीज़ों से थोड़ा सा लोग बचते हुए दिखाई दे सकें। चलिए, इस बीच एक कंपनी पे दर्शकों के सवाल है, इस पर अंशुल सर से राय लेंगे। न्यूजेन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी सवाल हमारे पास पड़े हुए हैं सर, आ रहे हैं लगातार। आपका व्यू क्या है अभी न्यूजेन को लेकर के? हालांकि आज 6.25% टूट गया है सर, ये भी शेयर चला था और एकदम से जो है पिछले 4-5 दिन में 24-25% की एक रैली के बाद अब ये टूटा है बुरी तरह 625 के बाद। अभी क्या करें सर, ये और टूटेगा? सर कोई खास दिक्कत नहीं है। पिछले 3 दिन में देखिए 78 दिन में 56% करेक्ट हुआ। आज छोड़ दें तो पिछले 3 दिन में 2000% वॉल्यूम राइज था 17 फरवरी को, जिस दिन बाउंस बैक स्टार्ट हुआ था। फिर 1500% वॉल्यूम राइज था वेडनेसडे को, थर्सडे को, फिर कल थर्सडे 2873% वॉल्यूम राइज था, 17% चला था। तो 3 दिन में काफी अच्छा चला था। 20 डे मूविंग एवरेज इस पे 570 है, वहां तक पुल बैक आना था, आ चुका।
थोड़ा सा डीपर पुल बैक लिया तो 550 10 डे मूविंग एवरेज तक आ सकता है, बट इवेंचुअली उसके बाद जहां भी पुल बैक खत्म होगा, बुलिश एविडेंस मिलेगा, आपको 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक मिलेगी जो 670 के आसपास है। 5-7-8 दिन बाद अगर बाउंस बैक आया तो मूविंग एवरेज भी नीचे सरक जाएगा, तो एक 10-20 रुपए का बफर ले लीजिए, 660 पकड़ लीजिए, 660 रुपए तक अपसाइड आ सकती है। बाइंग के लिए एविडेंस का वेट कीजिए, जो पुल बैक चाहिए थी वो बेहतरीन आ गई है। 75 मिनट के चार्ट पे कोई हैमर कैंडल या कोई बेयर ट्रैप बने तो तुरंत घुस जाइएगा, 665-660 के लेवल आपको मिल जाएंगे। बट एविडेंस का वेट कीजिए, उसके बाद बाई कीजिए, नहीं फिर वही होगा, 1 रुपए नीचे आते से घबराहट चालू हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, आखिरी के 2 मिनट बचे हैं हमारे गेस्ट को, दोनों गेस्ट को धन्यवाद भी करना है, और 2 स्टॉक्स में डिस्कस करना चाहूँगा, एक अंबाला मैम से, एक प्रदीप सर से। संक्षिप्त में एक है वारी एनर्जीज और एक है प्रीमियर एनर्जीज। तो प्रीमियर के लिए चलेंगे प्रदीप सर के पास, लेकिन पहले अंबाला जी आप बताइए वारी के बारे में। वारी पे एक खबर भी आई है, उसको भी ले लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक नया प्लांट, बैटरी का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो स्थापित करने जा रही है। ग्रीनफील्ड प्लांट जो है, नया प्लांट लगाने जा रही है। आंध्र प्रदेश और बहुत सारे राज्यों के साथ इनकी जो है बातचीत भी चल रही है, और करीब 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी इसमें करेगी। 1.5% के आसपास की तेजी है। पावर को लेकर लगातार हम लोग बात कर ही रहे हैं। वारी इसमें कहाँ फिट बैठता है? अंबाला मैम, आपका व्यू वारी को लेकर के। वारी को इस न्यूज पर मैं खरीदने की सलाह नहीं दे सकती, जो मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये और अच्छे डिस्काउंट पर मिले, एंड इन माय ओपिनियन वो डिस्काउंट आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आई एम वेटिंग फॉर 2,500, और अब ये चल रहा है 2,900 पर। तो मैं इसमें 2,500 का प्राइस अलर्ट लगा करके रखा हुआ है। उसके बाद ही इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग हम लोग कर सकते हैं, एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर देखना है तो, और एल्स जब तक ये ब्रेकआउट ना कर दे 3100 का। मतलब 500 रुपए यहाँ से करेक्ट हो जाए 400 रुपए, ये कह रही ना? या फिर यहीं से रिबाउंड करके 3100 के ऊपर जाकर के सस्टेन हो जाए। ठीक, चलिए 3100 के ऊपर या फिर 2500, इन 2 के आसपास। प्रीमियर एनर्जीज पे बातचीत कर लेते हैं प्रदीप सर से। सर, लेवल्स क्या होंगे प्रीमियर एनर्जीज के लिए? क्या सलाह रहेगी? अभी कुछ है यहाँ पर संभावनाएं? ये भी बीच बीच में अब थोड़ी सी जान दिखाता रहता है। बिल्कुल जी, जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है, आप 696 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। स्टॉक पे अभी कुछ नहीं करना। 830 अगर ऊपर के साइड में ब्रेक होता है तो देन जाके यहाँ पे मैं कुछ पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट रहूंगा। लेकिन अभी जिस तरीके का एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा बहुत एक पुल बैक आया है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन ही चलने वाला है। 830 एंड अबव क्लोजिंग के बाद मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। 830 के ऊपर जाएगा तब यहाँ पर थोड़ा सा रुझान वो जो है दिखा सकते हैं। चलिए प्रदीप सर, इस बीच करें, अंशुल सर से पूछ लीजिए कि शॉर्ट टर्म के लिए, अभी तो बताया अंशुल जी ने जो है कहाँ पे खरीदना है, कहाँ नहीं खरीदना है। और इस बीच अंशुल सर, जाते जाते डिस्क्लोजर आपका और प्रदीप सर का, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा बेल राइस को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं, तो उसको अगर आप शामिल कर लें और उसके बाद अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए सर। तो बेल राइस में 10 डे मूविंग एवरेज टूटा है, तो 20 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक आ सकता है जो 180 पे है, और अगर वो नहीं रुका तो 50 डे मूविंग एवरेज 175 तक आ सकता है। स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बुलिश है। 190 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है। 190 निकलने के बाद बाई करेंगे तो 210 रुपए मिल जाएगा, या फिर पुल बैक कंप्लीट होने पे बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, तब आपको कुछ अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और इमीडिएटली अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो नवीन फ्लोरिन देख लीजिए, 6465 रुपए के आसपास है, 6465, 6400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 6600 रुपए का टारगेट लगा लीजिए। इसको जरा फिर से रिपीट कर दीजिए सर, स्टॉप लॉस टारगेट। जी सर, नवीन फ्लोरिन स्क्रीन पर दिखा दीजिए प्लीज। बेल राइज और नवीन फ्लोरिन 2 शेयर निकल गए जी। नवीन फ्लोरिन पे क्या बोला सर आपने? स्टॉप लॉस टारगेट 6400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 6600 का टारगेट लगा लीजिए। 6400 का स्टॉप लॉस, टारगेट यहाँ पर 6600 का, तो ये जो है नज़र रखिए यहाँ पर। तो बेल राइज और इस पर ये राय निकल के आती हुई, नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस 6400, टारगेट जो है वो 6600। तो यहाँ पे रखें नज़र नवीन फ्लोरिन को लेकर के। अभी फिलहाल के ये देखिए स्क्रीन पर भी आ गया, 6468 के आसपास चलता हुआ शानदार मोमेंटम, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पे नई खरीदारी की सलाह जाते जाते अंशुल सर की तरफ से। आप दोनों से डिस्क्लोजर सर, अंशुल सर, प्रदीप सर, बताइए सर। पहले अंशुल सर आप ही दे दीजिए। सर, जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन बीइंग ए ब्रोकिंग हाउस 70,000 प्लस क्लाइंट है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ होगा, और रिसर्च टीम रोज कॉल्स अपडेट करती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिकमेंडेड जरूर रहेगा। तो एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। अब इसके आगे
और कुछ जोड़ना है तो हल्दर जी मुझे बता दें, मैं इतना ही रट्टा मार पाया हूँ। नहीं नहीं सर, ठीक है सर, इतना पर्याप्त है। मतलब जो है, हल्दर जी तो पूरी किताब लेकर के आते हैं ना, उन्होंने एक टीपी बना रखी है नहीं टेलीप्रॉम्प्टर। एकदम सही करता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं, मजाक कितना भी कर ले एकदम सही करता है। बीइंग सेफ, प्ले सेफ बेस्ट है, डिस्क्लोजर में कमी नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग मजाक करके अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हैं, वो पूरी मेहनत से बता भी रहा, कर भी रहा है और बता भी रहा है। जितना उसने डंडा मुझे किया है डिस्क्लोजर को लेके, अब तो बोलना मैंने चालू किया, नहीं मैं ऐसे ही निकल जाता था। बहुत शानदार। हाँ ये बात सही है, 2-3 बार मैंने देखा, मैं पूछ रहा हूँ डिस्क्लोजर, तब तक पता लगा अंशुल जी निकल लिए। तो ये तो देखा है मैंने। जी प्रदीप सर, आपका डिस्क्लोजर। एक्चुअली क्या है सर विपुल सर, ये सेबी का एक नियम है, रेगुलेशंस है, हम सबको देना चाहिए, मैंडेटरी होता है कुछ वर्ड्स। अब जो कि वो इंग्लिश में होता है, मैं फ्लो में हिंदी में बता जाता हूँ। जो भी नहीं करते ना वो एक्चुअली ही और शी इज ब्रेकिंग द कंप्लाइंस, वो कहीं ना कहीं कंप्लाइंस ब्रीच कर रहा है। सो वही है, अंशुल सर के साथ मेरा बात हो रहा था तो मैंने उनको बताया था, देखिए इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स मेरा या हमारे कंपनी का किसी का पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे डेफिनेटली सलाह लीजिए और आप एक बार खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। सर हो सकता है कुछ कॉल हमने क्लाइंटों को रिकमेंड किया हो, हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड सारे पैनलिस्ट को। हैव ए गुड डे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक का टिप्पणी लेकर के तुरंत जो है अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। और ये जो अभी हम लोगों ने बातचीत की है, ये थोड़ी देर में आपको जो है स्क्रीन पर 11:30 बजे मिल जाएगी। अदानी ग्रीन पर हमारे एक दर्शक योगी पंडित शर्मा जी जानना चाह रहे हैं, 943 पे लिया हुआ है। मैम जरा बता दीजिए अभी क्या करना चाहिए योगी आदित्य पंडित जी को, क्या टिप्पणी रहेगी? 943 943 होल्ड कर लीजिए थोड़ा बहुत। यस, थोड़ा बहुत पुल बैक पॉसिबल है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 900 तक भी, लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जिसको आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत इम्पेशंस होकर के अगर आप इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं चलेगा। दिस इज समथिंग दैट विल गिव गुड रिटर्न, पॉसिबल बहुत ज्यादा है। तो 1100 का टारगेट है जो आप वेट करो कम से कम, 1250 का भी। तो फिलहाल जैसा है ऐसा ही आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 2-4% ऊपर नीचे की इसकी कॉमन नेचर है, उससे घबराना नहीं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो इस पर रखिए नज़र। चलते हैं, अब हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, तो आज का सेगमेंट स्टार्ट करें उससे पहले मोदी जी जुड़ चुके हैं। मोदी सर, मार्केट पे व्यू आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। गुड मॉर्निंग विपुल जी, गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ यू बोनस। देखिए व्यू थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ है, और कल जिस तरह से 500 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ और उसके नीचे क्लोजिंग देखने को हुई, तो ये थोड़ा सा सेंटीमेंट सेट हुए हैं। यहाँ पर स्लाइटली सेल ऑन राइज करके चलेंगे, और 600 आज के सेशन में हर्डल का काम कर रहा है, क्योंकि वहां पर करीब करीब 50 लाख कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं, और आज मॉर्निंग में वो एक्टिव हुए हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि 600 आज के सेशन में निकलेगा नहीं। बाकी अगर इंटरडे डाटा चेंज निकल तो गया एक बार, 25,606 का हाई लगाया जी सर वहां से, लेकिन आप देखिए वो सस्टेन नहीं कर पा मतलब सस्टेन नहीं कर पा। यस, तो इसलिए ऐसा लगता है कि अगर इंटरडे डाटा चेंज होता है तो बात अलग है, अदरवाइज लगता है कि एक बार 500-600 की रेंज में मार्केट आज के सेशन में ट्रेड होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए आप रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, और इसमें हम बात करेंगे सर पीएसयू स्टॉक्स को लेकर के। और हम चाहेंगे कि इस सेगमेंट में जो है आप दोनों लोग अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को, ताकि हम अपने कवरेज में लेकर के आ पाएँ। और अगले हफ्ते कहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है किन पीएसयू स्टॉक्स में, इसको लेके बातचीत करते हैं। और बहुत सारे पीएसयूज़ को लेकर के बातचीत हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले टिप्पणी जानना चाहेंगे जिस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज बीईएल में। कल की गिरावट बड़ी रही, उसके बावजूद अंबाला मैम ये शेयर अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो कैसे देख रही हैं आप बीएल को लेकर के, अभी आपका व्यू क्या है? तब तक मोदी सर आप एनटीपीसी पर आपका फेवरेट स्टॉक भी रहा है, मैं चाहूंगा कि लेवल्स रेडी रखें। पहले अंबाला मैम। जी, तो ये अभी भी खरीदने लायक स्टॉक है विपुल जी, और रखने लायक है। मतलब देखिए बात ऐसी है कि ये ट्रेड नहीं करना है। बीएल जब भी नाम आपने पिछले हफ्ते भी लिया, यही बात मुझसे बार बार निकल रही है, डोंट ट्रेड मत करो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अगर आपको एनीवेज कोई 5-10% का करेक्शन मिल भी जाता है तो उसको खरीदना ही है, सिप करना है, ऐड करना है, ना कि डर के पोजिशन स्क्वाड ऑफ करने लिए। सो व्यू इज पॉजिटिव।
BEL अभी 445-40 के इस भाव पर ही है, इसी रेंज में है। मुझे ये एक रेंज में बता देती हूँ, मुझे 420 और 445-50 इस रेंज में मुझे एक्यूमुलेशन करने लायक ही लगता है। तो जितने भी लोग हैं, आप आज खरीद के इसको आप रख सकते हैं आराम से। आपको 485 और 530 के भाव तो दिखने ही है। इसके बाद भी ये ऊपर 600 का कैंडिडेट है डिसंबर एंड होते होते। तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मैं इस स्टॉक में रख रही हूँ, इसके नेचर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो। रही बात स्टॉप लॉस, तो 400 रुपए अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेड का व्यू लेकर चल रहे हो, यानी छोटा जो पहला टारगेट है सिर्फ उसको देख रहे हो, तो अपना स्टॉप लॉस आप 400 पर जरूर रख के चल लीजिएगा। ठीक है। अंबाला मैम, आप जो कि बहुत एक हमारी प्रियंका जी हैं दर्शक, वो आरवीएनएल को लेके जानना चाह रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप आरवीएनएल और आईआरसीटीसी पे जो आपने अभी पिछले सेगमेंट पे राय दी है उसको आप रेडी करके रखिए, तो ताकि वो, चूंकि हमारा पीएसयू का थंब है तो वो राय इस सेगमेंट में भी चली जाए। लेकिन पहले मोदी सर, आपके लिए एनटीपीसी था, एनटीपीसी पे आपकी राय क्या होगी, और चाहे तो साथ में एसजेवीएन को भी जोड़ लीजिएगा, एक और पीएसयू स्टॉक। देखिए, पहले एनटीपीसी पे बात कर रहे हैं, और एनटीपीसी पे स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। फ्लैग पैटर्न बना के स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, तो 22 पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और जैसा मैम ने बोला कि ट्रेड नहीं करना है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पर खरीदिए, तो यस, एनटीपीसी भी उसी तरह का काउंटर है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको पैसा डाल सकते हैं। आने वाले दिनों में 395 और 400 तक के अपसाइड मूव एनटीपीसी में नजर आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बाय करके होल्ड करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 360 का। दूसरा स्टॉक रहेगा SJVN। जहां पर अगर हम बात करें तो स्टॉक के स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। लगातार स्टॉक में करेक्शन हुआ, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया है उसको स्टॉक ने अभी सस्टेन किया है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। SJVN 75 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। यहाँ भी करीब 1.5 से 2 महीने के नजरिए से आप पैसा डाल सकते हैं। आने वाले दिनों में 82-84 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो यहाँ पर भी बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 71 का। चलिए, तो ये दोनों लेवल्स आप लोग दोनों शेयरों पे रखिए नज़र। हमारी पीसीआर की टीम कह रही है कि आज चूंकि 11 बजे का टाइम है, तो मुदित जी का जो है नेट भी सही चल रहा है और एनर्जी लेवल भी ज़्यादा है। 2:30 बजते बजते दोनों तरह की एनर्जी डाउन हो जाती है, बिजली की भी और उनकी भी। चलिए, तो अंबाला मैम, आपका व्यू क्या होगा? जो 2 स्टॉक्स आपको दिए गए, आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरसीटीसी, सॉरी जी। तो आईआरसीटीसी अभी भी 645 पर है। 660-65 इस रेंज के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और एक्सटेंडेड टारगेट जो हाईएस्ट रेंज में बता देती हूँ, तो 665 के आसपास और 720-725 के टारगेट मुझे दिखते हैं आते हुए इसमें। स्टॉप लॉस जो आज आप खरीद रहे हैं, यानी पहले से है, बने रहिए, खरीदना है बिल्कुल खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 600 का मेंटेन करिएगा। दूसरा स्टॉक है आरवीएनएल जो 308 पर है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह दूंगी। फ्रेश लॉन्ग करना है तो आप थोड़ा सा रुक जाए, 300 के आसपास करिएगा। अभी 308 पर है, हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, लेकिन लेने के बाद क्यों ज्यादा नीचे जाए स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में, दैट इज द आइडिया। तो 300 के आसपास खरीद सकते हो, या फिर ऐसे कह लीजिए कि 3% की रेंज है, 300 से 310, दिस इज द बाइंग रेंज, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। तो ये एक रेंज है। और रही बात स्टॉप लॉस, तो सिर्फ 285 का इसमें छोटा ही स्टॉप लॉस रखें। 285 स्टॉप लॉस। पॉसिबल टारगेट जो यहाँ पर आपको मिलेंगे स्विंग के तौर पर तो 325, जिसमें 1 महीने का नजरिया मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो एक ही टारगेट देना चाहूंगी, 360 रुपए का। 340, 360, 325, 360 तक के टारगेट निकल सकते हैं। ये लेवल ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस में मैम बीडीएल तैयार रखिए। और सर, आप जो के लिए जरा सवाल है, जीएमडीसी को लेकर के अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं या नहीं। 3-3.25% ऊपर, 578 का लेवल। जीएमडीसी पे आपका व्यू क्या होगा अभी करंट लेवल पे? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज ये कंसोलिडेशन में है, कोई मेजर करेक्शन स्टॉक में नहीं है। और हायर साइड में अगर हम बात करें तो 630 इंपॉर्टेंट हडल का काम कर रहा है लास्ट करीब 3 महीने से। तो अभी भी स्टॉक ने रिसेंटली 540 का लो लगाने के बाद बढ़िया बाइंग दिखा रहा है, तो अभी हाल फिलहाल तो बाइंग देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में 610-630 तक के अपसाइड नजर आते हैं, तो यहाँ पे अगर किसी के पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। 630 तक के अपसाइड नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 540 का। चलिए ठीक है मैम। बीडीएल पे अभी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं क्या? आज फिर से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेड के लिए कर सकते हैं। 1316 पर अभी है।
यस, हम यहाँ पर एक बाइंग लेके 1355 का छोटा ही टारगेट है, छोटा स्टॉप लॉस ही भी रखना, 1355 और 1000 और लगभग मैक्सिमम जो मुझे दिख पा रहा है, मुझे 1420, इससे ऊपर का स्विंग ट्रेड तो नहीं लग रहा। तो स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1240 का यानी 1240 का स्टॉप लॉस भी रख के चलिएगा। तो पहले टारगेट पर आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं बनेगा। आई सजेस्ट कि जैसे फर्स्ट टारगेट हो जाए ट्रेलिंग कर लीजिए कॉस्ट पर और सेकंड टारगेट का वेट। चलिए ठीक है, ये बात निकल के आई है बीडीएल को लेकर के। और बीडीएल के बाद जरा सर मजगांव भी देख लीजिए, क्योंकि बात चल रही है तो डिफेंस को लेकर के थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। मजगांव पे क्या भी होगा? देखिए कंसोलिडेशन में है, जीआरएससी और एससीआई तब तक आप निकाल लीजिएगा मैम। जी जी सर। देखिए कंसोलिडेशन में है, कोई नया लो नहीं बन रहा है स्टॉक में। जो भी रिसेंटली लो बने थे वो इंटैक्ट हैं और स्टॉक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन यस किसी के पास पोजीशन है 2280 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में, 2500-2530 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 2280 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अभी होल्ड करने की सलाह नहीं, खरीदारी की सलाह तो नहीं है ना सर? नहीं। ठीक है मैम, जीआरएससी एससीआई में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने की? और दूसरा जिनके पास है उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? सिंपल, ये ट्रेड निकलने लायक स्टॉक अब नहीं है। बॉटम पे करते हैं आप जब बाइंग तो ट्रेड करके निकल सकते हैं 10-15% जो भी मिलता है। बट जब एक एक्सटेंडेड व्यू हो जाता है, ये सभी को समझने के लिए बता रही हूँ कि जब एक रैली हो जाती है, चाहे वो जो भी परसेंटेज की हुई है, उसके बाद स्टॉक रुक के चलता है। तो इस स्टॉक के साथ भी आपको वैसा ही बिहेवियर दिखेगा कि ये अभी आपको ट्रेड करने के मौके नहीं देने वाला है। तो आप जीआरएससी में अगर आप ऑलरेडी पोजीशनड हैं, एक इमीडिएट सपोर्ट पर अपना स्टॉप, उसके नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा के रख लीजिए 2200 रुपए का। 200 दिन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2200 रुपए पर, जो रिसेंट सपोर्ट है। तो जो लोग पहले से हैं 2200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्की बेट लेना है, मैं रिस्की बेट नाम दे रही हूँ उसको, अगर थोड़ा सा रिस्की बेट लेना है, 10-12% का लॉस ले सकते हो, उतनी गुंजाइश है, तो इसमें आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ज्यादा कंफर्टेबल इस स्टॉक पे, मतलब वो भाव आएगा नहीं आएगा मुझे डाउट है, क्योंकि निफ्टी डिफेंस इंडेक्स अभी सपोर्ट की तरह निकल चुका है, मतलब ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो आई डाउट कि वो भाव आएगा, लेकिन आ जाए तो 1800 के पास ये बहुत ही उम्दा बाइंग हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए जो लोग हैं वो एज इट इज रखिए, 2200 का स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आपको सिर्फ एक मोमेंटम ट्रेड करना है तो 2200 के ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद आप इसमें एक मोमेंटम ट्रेड 2700 से लेकर के 2900 के टारगेट के लिए कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो आपने एक दूसरा सवाल पूछा कि जिनके पास है वो 3000 से पहले इसको बेचना नहीं, अच्छा काउंटर है। दूसरा आपने एक मैंने दूसरा सवाल था मैम एससीआई को लेकर के, और हाँ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तब तक सर आप बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक निकाल करके रखिएगा। मैम आप शिपिंग कॉर्पोरेशन। जी ओके, तो आपने देखिए एससीआई 261 पर है, 240 तक आएगा। तो जो लोग हैं वो अगर किसी को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट करनी है और एवरेजिंग का कोई भाव ढूंढ रहे हो तो 240 के पास होगा। फ्रेश लॉन्ग का कोई आइडिया ढूंढ रहे हो तो 240 के पास एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा। अगर इस बीच में कुछ न्यू अपडेट्स आती हैं फ्रॉम दी न्यूज साइड तो ठीक है, अदरवाइज 240 के पास इसको खरीद सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के निकल के आई है। सर 2 बैंक मैंने आपको दिए, जरा दोनों के लेवल्स में समझना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है क्या करना चाहिए। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपने बात करी, देखिए व्यू पॉजिटिव है, स्टॉक में लगातार तेजी बन रही है। कोई भी मार्केट की करेक्शन, कल भी निफ्टी में करीब 300 पॉइंट का करेक्शन आया, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव नोट पर ही क्लोज हुआ है। तो मार्केट की करेक्शन काम नहीं कर रही है, सारी पीएसयू बैंक्स में अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है, व्यू तो अभी पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। तो जिसके पास भी पोजीशन है 295 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक यहाँ से ये जो तेजी देख रहे हैं ये कैरी हो सकती है, 320 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। दूसरा स्टॉक कैनरा बैंक की बात करी, कैनरा बैंक के स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, कैनरा बैंक में आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि कैनरा बैंक में अभी बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये काउंटर 162-165 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, यहाँ अपॉर्चुनिटी नजर आती है। कंपैरिजन अगर दोनों बैंकों का करते हैं तो कैनरा बैंक के चार्ट पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, यहाँ पे नया खरीदारी करके चल सकते हैं।
165 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 144 का। 144 है, काफी दिनों बाद इसका जरा अगर हो सके तो हम गूगल फाइनेंस के भी चार्ट दिखा दें। एकदम से मोमेंटम जो मतलब एकदम से तो नहीं, पर ये काफी लंबे समय से एक दायरे में चल रहा था और अब फिर से ये 150 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नई खरीदारी की भी सलाह जो है निकल करके आई है मोदी जी की तरफ से, और उनका मानना ये है अब ये अपने दायरे को तोड़ करके 162 165 तक जा सकता है। एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया 144 का। मैम आपके लिए सवाल है पीएनबी को लेकर के। पीएनबी धीरे धीरे, आपकी रिकमेंडेशन भी थी शायद इस पर, और पीएनबी अब धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं, पहला सवाल। और इसके साथ साथ एसबीआई थोड़ा हल्का हो रहा है, वहां पे अभी क्या राय होगी, क्या वहां से आप दूरी बना लें पीएनबी पे पहले? जी, पीएनबी तो अब जितना ये ऊपर जाएगा विपुल जी, अब यहाँ से ये उतना महंगा होता जाएगा। तो बस किसी को अब ये लास्ट अटेम्प्ट है फ्रॉम माई साइड, अगर ये, क्योंकि मेरा पहला टारगेट यहाँ पर अब से 135 रुपए का ही है। तो स्विंग के हिसाब से 135 और 155 ये दो टारगेट है, इन्वेस्टमेंट का 155 और स्विंग के लिए 135। बस इन दो टारगेट्स के लिए अगर आपको देखना है तो आप 128 पर अभी लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं शायद इस पे आपको अब ऊपर जाने के बाद और रिकमेंडेशन ना दे पाऊं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिर फेवरेबल बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी भी आप इसको लास्ट टाइम है 128.65 पर अभी चल रहा है, खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन 120 का करिए, छोटा स्टॉप लॉस रखिए, जितना ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस शिफ्ट होता जाएगा आपका, बट ये लास्ट टाइम है। एंड इसके बाद में आपका 135 रुपए का पहला टारगेट है जो कि दिख जाना चाहिए, और 155 के लिए भी आप इसका वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो विपुल जी ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, 200 रुपए तक का कैंडिडेट है, जिसमें कि कम से कम 1.5 साल का नजरिया हो तो 200 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखिएगा। स्टॉप लॉस हर कंडीशन में, चाहे पहला टारगेट हो, सेकंड हो, या फिर जो 200 रुपए बोला है 120 के नीचे नहीं रखना है। एसबीआई के लिए आपने पूछा है, एसबीआई मुझे अभी महंगा लग रहा है फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन आप इसको ऑप्शंस में चाहे तो प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर एक हेल्दी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ। दैट में लीड अनदर 10 to 15% डिक्लाइन फ्रॉम द करंट प्राइस। इसीलिए फ्रेश लॉन्ग का व्यू मेरा यहाँ पर नहीं है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की ही गुंजाइश है। 1200 रुपए के पास में है, अगर आप पहले से पोजिशन है, आप चाहें तो शॉर्ट आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ, थोड़ा क्या पूरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। 10 से 15% के डिक्लाइन के बाद दोबारा एसबीआई को आप खरीद सकते हैं। पीएसयू में दूसरे ऑप्शंस आज की डेट में है आपके पास में, हेल्दी ऑप्शन जहां पर डाउन साइड लिमिटेड है, जिसमें कि पीएनबी एक काउंटर मेरी नजर में है, और सेंट्रल बैंक। तो ये दो स्टॉक्स मुझे आज सेंट्रल बैंक के लेवल बता दीजिए मैम, समय थोड़ा सा कम है, 2 मिनट में पावर भी कवर करने। सेंट्रल बैंक के लेवल फटाफट क्या करना चाहिए अगर सेंट्रल बैंक खरीदते हैं अभी? तो मेरे ख्याल से 38-37 के पास होना चाहिए, यस उसी रेंज में है, अभी इसी भाव पर इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 36 का मेंटेन करना है, जो टारगेट है वो 42 रुपए से, मतलब अभी आप 40 रुपीज से 44 के हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सेंट्रल बैंक को लेकर के 44 तक के टारगेट। जी मैम कुछ कह रही है? ट्यूब इन्वेस्टमेंट पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशन है, 2550 का टारगेट दिया था, हिट हो गया है, चाहे तो बुक कर सकते हैं आज, अच्छा खासा प्रॉफिट है ये। ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में जिन लोगों ने मैम के कहने पे खरीदारी की है उनके लिए जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। 3.5% ऊपर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समय समय पे जब मुनाफा बुक करेंगे तभी तो नए शेयर खरीद पाएंगे। माफ कीजिएगा सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे पावर ग्रिड को लेकर के। पावर ग्रिड पे अभी आपका व्यू क्या होगा? 298 के आसपास चलता हुआ ये शेयर पिछले कुछ दिनों में लगातार अच्छे मोमेंटम दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। अभी भी नई खरीदारी की जा सकती है क्या? और मैम कच्चा तेल फिर से उबाल मार रहा है, ओएनजीसी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, आप रेडी रखिएगा मैम। चलिए सर पहले आप। सर अभी एक बार बस मैं जो बैंकों पर डिस्कशन चल रहा था उसमें से एक बैंक पे रिकमेंडेशन मैं भी देना चाहता हूँ, और उस बैंक का नाम है यूको बैंक। यूको बैंक 28 रुपए 29 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। हमें पहला टारगेट 34 रुपए का लगता है, दूसरा टारगेट 36 रुपए का लगता है, और स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए 50 पैसे का। लास्ट 2.5 महीने से जो कंसोलिडेशन था उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक काउंटर निकला है। तो यूको बैंक खरीदारी करके चल सकते हैं। 34 और 36 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए 50 पैसे। 27 रुपये 50 पैसे। अच्छा, ये इस तरह के शेयर लोगों को, मतलब हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आते हैं, जो मतलब साइज में थोड़े छोटे हो ना, तो लोग को लगता है कि मतलब पैसे कम जा रहे हैं, या साइकोलॉजिकल है ये, इसी वजह से वोडाफोन हो, सुजलॉन हो, इन सब में काफ़ी क्वेरीज भी रहती है। 29 के आसपास चल रहा है, 28-98 के आसपास नई खरीदारी करने की सलाह, 34 तक के टारगेट, 2750 का लगाएं स्टॉप लॉस। तो ये यूको बैंक एक और। तो अब तक कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है खरीदारी के लिए,
पीएनबी पे रिकमेंडेशन आई है मैम की तरफ से, और ये की यूको बैंक तो, और सेंट्रल बैंक भी, हाँ सॉरी, तो 3-4 बैंक पे जो है अभी जो है फटाफट आप लोगों को व्यूज़ जो है यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैंकों में अभी भी पीएसयू बैंकों में खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल के आई है। सर जो सवाल मेरा था आपसे, मैं चाहूँगा कि उस पर पावर ग्रिड पे उत्तर दे दीजिए। देखिए व्यू पॉजिटिव है और पावर ग्रिड में 320 के टारगेट नजर आते हैं, लगातार तेजी कंटिन्यू है। और कल के सेशन में जरूर कुछ हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई थी, बट आज फिर से मोमेंटम है ये काउंटर में 5 EMA के ऊपर काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 320 के टारगेट्स के लिए पावर ग्रिड को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 288 का। 288 का स्टॉप लॉस पावर ग्रिड में, ठीक है। अभी करंट लेवल भी खरीद सकते हैं ना सर? जी सर। चलिए ठीक है। मैम लास्ट काउंटर आपके लिए जो मैंने ONGC का दिया था, एक चाहे तो बहुत संक्षेप में BHEL को भी कवर कर लीजिएगा, समय बिल्कुल कम बचा हुआ है, तब तक हर्ष आ चुके हैं जी। तो ONGC अगर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो बुक करने की जरूरत नहीं है, ट्रेलिंग 260 की कर सकते हैं। फ्रेश बाय करना है तो 270 से पहले मत करिए, 278 पर अभी है। आगे के जो टारगेट मुझे लग रहे हैं 295 रुपए आराम से आएगा, और अगर आप होल्ड करके रख लें तो 350 का भी इसमें भाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये 350 मैंने दिसंबर तक की ही बात की है, इससे ज्यादा की नहीं। तो फिलहाल जितनी अगर आपकी पोजीशन इन्वेस्टमेंट के दायरे पर है होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑल द केसेस 260 का मेंटेन करना जी। और दूसरा मैम? दूसरा आपने भेल, यस हाँ, आपने BHEL, दूसरा जी। स्टॉक भेल के लिए बोला है, BHEL, जो कि अभी 255 पर है। आज ठीक ठाक भाव पर है, आप इसको खरीद सकते हैं, वही रेंज बिल्कुल नहीं बदली, समय कम है, फाइन। 255 से अभी भी इसको खरीद के, मैं इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर ही दे रही हूँ, ये क्लैरिटी मैं बार बार देना चाहती हूँ कि इसमें ट्रेड नहीं होगा। जी। तो अगर आप इसको 255 पे खरीद रहे हैं, 300 से पहले बेचना मत। 300 इसका मिनिमम टारगेट है, एक्सटेंडेड टारगेट इसका 335 है। बस ये दो भाव के लिए आप इसको आज खरीद के स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा 230 रुपए का। एक स्ट्रैटेजी लगा लीजिए, आज खरीद रहे हैं और उसके बाद अगर ये आपको कभी भी 240 और 45 पर दिखे तो थोड़ा बहुत एडिशन करके चलना। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर हम समाप्त। और इस बीच एक दो टिप्पणियां पढ़ लेते हैं फटाफट अगले सेगमेंट पे जाने से पहले। स्मार्ट एजुकेशन जी कह रहे हैं सर आपकी एंकरिंग की बात ही है निराली, बोनस फैमिली इज ग्रेट, थैंक यू। और कह रहे हैं अंबाला मैम से शक्ति पंप के बारे में पूछिए, समय की कमी है। एक और सवाल आया है मैम के लिए, कह रहे हैं कि विपुल सर मैडम ने बताया नहीं रेणुका शुगर को लेकर के, उनकी कॉल थी, 24 रुपये 50 पैसे 1200 शेयर है। तो अंबाला मैम आपके लिए कई सारी टिप्पणियां हैं, लास्ट में अगर समय बचेगा तो 30 सेकंड में इन दो पे, शक्ति पंप पे और शक्ति पंप पे ना भी दे, रेणुका शुगर पे कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे एक पूर्वी जी कह रही सर रेलवे पे जो है इरकॉन पे भी बात कर लीजिए सब। मैम वो 1 बजे सवाल पूछ लीजिएगा, 1 बजे रजित खंडेलवाल जी होंगे, उनसे सवाल आपका उत्तर दिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा। अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पर हम दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले जरा फटाफट रुक करते हैं ब्रोकर बोलेगा। हाँ, ब्रोकर बोले, क्या बोल रहे हैं हफ्ते के आखिरी दिन ब्रोकर, क्या कुछ कौन से सेक्टर कौन से शेयरों पे रखे नजर। वोलेटिलिटी कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत लोगों का लो हुआ था, अब देखते हैं ब्रोकर्स का कितना बढ़ा हुआ है, कहाँ पे खरीदारी की सलाह मिल रही है। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, आज का पहली कंपनी किस सेक्टर से है? जी, ITC लिमिटेड पहली कंपनी है यहाँ पर। और अभी देखिए HSBC की रिपोर्ट होल्ड की सलाह कर दी है, इन्होंने 360 के लक्ष्य दे दिए। सबसे पहले इनका कहना है कि जो डाउन साइड है, गिरावट जो है वो सीमित दिखती है, लेकिन इन्होंने दूसरी चीज ये भी कही यहाँ पे कि मजबूत अपसाइड के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, अभी वो स्थिति नहीं दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा जिस तरीके से हाई टैक्स बढ़ा था, टैक्सेशन बढ़ाते हुए दिखे थे यहाँ पे गवर्नमेंट, और उसका असर जो है कंपनी के ऊपर जरूर पड़ा, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो प्राइस है वो पास ऑन कर दिए 20 से 30% के आसपास। लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि सिगरेट एबिट जो है यहाँ पर उस पर ध्यान रखना होगा कि 5% का यहाँ पर जो है बियर केस डाउन साइड दिखता है, यहाँ पर की गिरावट दिखती है कि अगर पूरे तरीके से ये पास ऑन नहीं होता है तो उसका जो खामियाजा है 5% के तौर पर एक गिरावट के तौर पर देखने को मिल सकती है। ITC काफ़ी कीमतें बढ़ा दी गई हैं यहाँ पर, जो है इनकी तरफ से सिगरेट की भी जो भी इनके ऊपर प्रेशर था वो कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी अंबाला मैम, आपसे शुरू करना चाहेंगे। ITC पे व्यू 360 का टारगेट, सहमत है HSBC की रिपोर्ट से? यस आई एग्री, और ये पॉसिबल टारगेट्स हैं। अभी जिस भी करंट प्राइस पर ये 327, आप ऐसे समझिए 320 330 के रेंज में ये खरीदने लायक है। स्टॉप लॉस छोटा रख लीजिएगा कि 290 के स्टॉप लॉस पर आप ये टारगेट चेस कर पाए। टारगेट इन्होंने छोटे दिए हैं, इससे बड़े टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, तो हो सकता है कि ये टारगेट आपको 3 महीने में भी मिल जाए। इसके बाद आप 385 और 400 के लिए भी वेट कर सकते हैं। चलिए जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप?
हाँ, हेक्सा टेक्नोलॉजी मैंने दिया था, उसमें मुझे अर्ली एग्जिट कराना है। स्टॉप लॉस और टारगेट का वेट मत करिए। इसकी एंट्री थी आपकी 560 वगैरह की होगी या 540 की होगी। 523 पर चल रहा है, 500 रुपए का स्टॉप लॉस है। आई डोंट वांट यू टू वेट फॉर स्टॉप लॉस और टारगेट, थोड़ा सा वीक लग रहा है। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, अर्ली एग्जिट इसमें से ले लीजिए। ठीक है, अर्ली एग्जिट यहाँ पर ले लीजिए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं मोदी सर के पास कि क्या राय है, लेकिन मोदी सर से जानने से पहले जरा हर्ष से समझ लेते हैं उनके पास रिपोर्ट क्या कह रही है। हर्ष बताइए। ये अगली कंपनी है MM फॉर्जिंग, और आप देखें यहाँ पर तो आनंद राठी की जो है रिपोर्ट आई, 1000 की सलाह है। पहले इन्होंने करीब 500 के आसपास का टारगेट दिए थे, उसको बढ़ा के 600 कर दिए हैं। अब इनका पीछे वजह जो है लॉजिक ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि घरेलू और जो विदेशी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसकी मांग जो है वो काफी जो है तेजी से बढ़ रही है, रिकवरी हो रही है, आउटलुक काफी ज्यादा मजबूत दिख रहा है, जो कंपनी के लिहाज से काफी बेहतर हो सकता है। एक साल के फॉरवर्ड एवरेज के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो ये कह रहे हैं कि 25% नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक इनको सस्ता लग रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि FY27 के लिए, वित्त वर्ष 27 के लिए जो कमर्शियल व्हीकल जो है डिमांड जो है वो काफी कंपनी के लिए मजबूत होती दिख सकती है, नए ऑर्डर मिलते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे मशीनिंग और हैवी फॉर्जिंग प्रोडक्ट्स जो है वो कंपनी के लिए एक बड़े योगदान के तौर पर उभर सकते हैं। इसके अलावा जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, इसलिए FY26 से लेकर 28 के बीच में इन्होंने जो रेवेन्यू है CAGR के हिसाब से 13%, एबिटा जो है वो 18% के हिसाब से ये मान के चलने की इस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और खासतौर पर घरेलू अगर आप बाजार में देखें तो एक अच्छी ग्रोथ कंपनी आने वाले दिनों में दिखा सकती है। चलिए ठीक है, M&M फॉर्जिंग पे जानते हैं 600 रुपए तक के टारगेट के लक्ष्य आनंद राठी की तरफ से दिए गए हैं। मोदी जी, आनंद राठी जी से सहमत हैं आप? देखिए, अच्छा, मैं इतना जरूर सहमत हूँ कि स्टॉक में तेजी बनेगी और 540 550 के टारगेट्स तो चार्ट पर अभी भी दिख रहे हैं, बट 600 रुपए के लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है, लगातार हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है और अभी चार्ट्स पर कोई हर्डल नहीं है। तो जिस तरह का तेजी बन रही है ये कंटिन्यू रहेगी। 550 560 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। यहाँ भी मैं खरीदने की इस काउंटर को सलाह दूंगा। 550 560 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 440 का। चलिए ठीक है, ये बात M&M फॉर्जिंग को निकल के आती हुई। इस बीच दीपक गुप्ता जी प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं अंबाला मैम 15 दिन के लिए कोई स्टॉक बताएं। सर इतने कॉल, इतनी स्टॉक्स रोज बताए जा रहे हैं, फिर भी मतलब जो है आप मन नहीं भर रहा है। अभी इतने सारे शेयरों पे बातचीत हुई, बैंकों को लेकर के बताया गया, या तो आपका कंसंट्रेशन आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिए सर, है, या फिर कार्यक्रम में शुरू से जुड़ जाइए 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक लगातार। सर क्या, चलिए अब अगले सर के पास चलते हैं, हर्ष सर के पास। हर्ष बताइए क्या है अगला काउंटर? जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, ओवरवेट की सलाह 1803 रुपए प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए हैं। और जो रिपोर्ट है पूरा उसका अगर आप मिश्रण निचोड़ निकालें तो जो AI समिट को लेकर जो बड़े ऐलान होते देखिए मुकेश अंबानी के जरिए, उसकी बातें इन्होंने कही है और उसको छाट के हम लोग यहाँ पे क्लैरिटी आप अपने दर्शकों को देते हैं। इनका देखिए जो कहना है कि 7 सालों में जो 10 लाख करोड़ का जो निवेश करने जा रहे हैं यहाँ पर पूरे AI इकोसिस्टम के लिए, उसमें अगर आप देखें तो 2014 से लेकर 21 तक 2 सेक्टर के अंदर मुकेश अंबानी ने या फिर कई कंपनी ने निवेश ऑलरेडी किया था। इतना बड़ा नंबर है ये, आप 10 लाख करोड़ के हिसाब से देखें। एक तो था टेलीकॉम और दूसरा था रिटेल। अब ये जो पैसा है किस हिसाब से डिवाइड होता हुआ दिखेगा, जिसमें AI चिप का निर्माण होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो सोलर और विंड जैसी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके ऊपर फोकस होगा। यहाँ पे डाटा सेंटर्स पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज के ऊपर, क्योंकि कूलिंग के लिए डाटा सेंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है यहाँ पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब फंडिंग का कैसे होगी, फंडिंग पूरे तरीके से किस तरीके से होगी, तो इसका स्ट्रक्चर भी लेकर थोड़ा सा इसमें उन्होंने कहा कि काफी पॉजिटिव चीज है। इस लिहाज से समझना चाहिए 14 से लेकर 15 बिलियन डॉलर तक कैश फ्लो हर साल कंपनी निकालेगी। लेकिन जो 4 से 5 बिलियन डॉलर है उसको जुटाने के लिए हो सकता है जो फाइबर नेटवर्क का इनका जो बिजनेस है उसमें कुछ हिस्सेदारी की बिक्री की संभावना दिख रही है। मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पे कहना है कि जो बिजनेस है AI इंटेलिजेंस का, तमाम तरह की चीजें होने के बाद करीब 12% तक का जो है ROC दिखा सकता है, बल्कि इससे ऊपर का ही दिखा सकता है यहाँ पे। तो ये इनको काफी पॉजिटिव लग रहा है। उनका ये मानना है टेलीकॉम और रिटेल से भी ज्यादा अगर प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है तो इसी बिजनेस में दिख सकती है आने वाले समय में। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1800 के टारगेट, बाजार का दिग्गज। इस पर अंबाला मैम की राय लेते हैं। अंबाला मैम का नंबर है, लेकिन ज्वाइन स्टडी व्लॉग जी कह रहे हैं कि बाजार ना ही बुलिश है और ना ही बेरिश है, अभी बाजार फुलिश है। बाजार में फूफाशियल क्राइसिस आ गई है। अच्छा फूफा जी, अच्छा ओके, फूफाशियल क्राइसिस आ गई है। इस क्राइसिस का चार्ट या फंडामेंटल नहीं होता है, ये बस अचानक आता है। अजीत मिश्रा कोलन करके लिखा हुआ है।
अजीत जी मतलब इतना एनालिसिस कर रहे हैं, अद्भुत, बहुत शानदार। इस बीच जय कुमार वर्मा जी कह रहे हैं विपुल सर मैडम ने आपकी बात पर जवाब नहीं दिया। रेणुका गुरुदेव आखिरी में बता देंगी चलते चलते, आप मतलब जो है लास्ट में बता दीजिएगा मैम, वरना ये छोड़ेंगे नहीं मुझे। और मैम पहले जो रिलायंस पे बता दीजिए पहले, तो जो हर्ष बोल रहे हैं मॉर्गन स्टैनली 1800 के टारगेट दे रहे हैं, इस साल अचीव हो सकता है क्या? यस पॉसिबल है स्ट्रैटेजी, लेकिन थोड़ा सा वेल प्लान रखिए। 1420 पर भी ठीक है बाय करना रिलायंस को, और 1320 पर भी रिलायंस को बाय करना ठीक ही है। द आइडिया इज कि बस थोड़ा सा पैसा रखो, या फिर सिप की प्लानिंग पहले से रखो कि इस 100 रुपए की रेंज में जब जब ये ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों तक, आप यहाँ पर खरीदारी का ही व्यू लेकर के चले। ये मैंने जस्ट इसीलिए एक्सप्लेन किया है विपुल जी कि चांसेस है कहीं ना कहीं, थोड़ी सी छोटी सी चांसेस अभी भी बचे हुए हैं कि 1320 के आसपास ही एक बार आ सकता है। तो ये 7% की रेंज है क्लोज। इस रेंज में आप अपनी एवरेजिंग, अपने बाइंग धीरे धीरे वोट पर करना शुरू करें। रिलायंस बहुत, जितने भी डीप एआई वाली चीजें या कोई भी एक्चुअली हैवी कैपेक्स के लिए इन्वेस्टमेंट डीप पॉकेट्स चाहिए होती है, और इंडिया में कुछ ही ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ही ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जिनके पास वो डीप पॉकेट्स हैं। तो कुछ भी प्रोजेक्ट हो तो वो लगेगा ही। तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान सीरियसली तौर पर करें तो बेहतर है। और 1420 से 1320 की रेंज, आज हम 20 फेब को बात कर रहे हैं, इस रेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एनीवेज, कभी भी जब ये स्टॉक आता है। रही बात टारगेट, वेरी मच मैं इन टारगेट से बहुत ही अग्री करती हूँ। ये अच्छा कैंडिडेट है, 1800 के पार की जर्नी इसको लगती है। ठीक, लास्ट काउंटर रेणुका शुगर जी, ओके जी अभी पहले जरा मैम अगर समय बचेगा तो उस पर टिप्पणी कर लेंगे। हर्ष लास्ट काउंटर जी। जी डाबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आखिरी कंपनी है और यहाँ पे नुवामा इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह 605 रुपए प्रति शेयर के भाव के टारगेट्स दिए गए हैं। इनका ये कहना है कि FY27 में हाई सिंगल से लेकर लो डबल डिजिट रेवेन्यू जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आप ये देखिए कि जिस तरीके से कंपनी ने जो प्राइसेस में इंक्रीज किया 2% के आसपास, वो एक जो है मार्जिन में सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे बेवरेज से लेके जो च्यवनप्राश जो है उस सेगमेंट में रिकवरी की उम्मीद मान के चल रही है। लगभग 500 करोड़ का जो निवेश है वो हाई ग्रोथ डिजिटल फर्स्ट बिजनेस में आता हुआ दिख सकता है। और खास तौर पे इन्होंने ये भी कहा है कि जो एबिटा मार्जिन्स हैं उसमें FY27 तक बेहतर जो है स्थिति देखने को मिल सकती है। ठीक, 100 रुपए ऊपर के आसपास के टारगेट। मुझे सर क्या टिप्पणी आपकी, लेवल्स खाली संक्षेप में? बिल्कुल, देखिए बाइंग आ सकती है और स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, पोजीशन है होल्ड कीजिए। 490 के एसएल से नया भी बाय करके चल सकते हैं। 560 580 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच हम आपको बता दें, अब इस सेगमेंट को तो समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक सेगमेंट है वो अपलोड हो चुका है 11:30 बजे, उसे आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी टिप्पणियां अवश्य दें। अगले हफ्ते के लिए कौन से शेयरों में रफ्तार देखने को मिल सकती है, बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के हमने बातचीत की है। ABB, HUL, ब्रेनबीज, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील, KRN हीट एक्सचेंज, वर्लपूल, वोल्टास, MCX, ग्रो, BSC, PB फिनटेक, वोडाफोन, IRCTC, बंधन बैंक, न्यूजन सॉफ्टवेयर, वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जी, बेलराइज, नवीन फ्लोरिन, IRCTC, वोल्टास जैसे शेयरों पे बातचीत हुई है। तो ये तमाम शेयरों पे अगर आपको बातचीत सुननी है, आपके पास है या आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल जाकर के देखिए और अपने टिप्पणी, अपनी राय हमें दीजिए। अंशुल जी, प्रदीप जी और अंबाला मैम की राय यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये सेगमेंट अपलोड हो चुका है। अभी जो बातचीत आपने सुनी PSU स्टॉक्स को लेकर के वो 2:30 बजे अपलोड हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले आप सभी का मैं चाहूँगा हमारे दोनों एक्सपर्ट डिस्क्लोजर दे दें। पहले मुदीर सर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। बिल्कुल बिल्कुल जी, जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। चलिए अंबाला मैम आपका डिस्क्लोजर। रेणुका एक बार ले लीजिए वरना चलिए, इनके बहुत स्टॉक से संक्षेप में एक्टिव मैम, जी रहेंगे। मैम, जी। तो रेणुका का 22.5 रुपए का स्टॉप लॉस है और 26-27 रुपए के टारगेट है। तो उसी के साथ व्यू कंटिन्यू अभी भी है। अभी भी बाकी कंटिन्यू है जी। क्योंकि ना टारगेट हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, अर्ली एग्जिट की सिचुएशन लग नहीं रही है, तो मैं अपडेट क्या दूं। वेल, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसको समझते हुए काम कीजिएगा। और जो भी स्टॉक्स हम लोगों ने यहाँ पर शेयर किए हैं, व्यू रखा, ये सेम तर्ज पर जो व्यू हमारे मेंबर्स के पास भी शेयर और अदर प्लेटफॉर्म पर भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। और मोदी सर, एक दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी आजकल में कुछ डेटा नहीं बन रहा है क्या ट्रेड के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा और 2 से 2:30 के बीच में अगर कहीं कुछ ट्रेड बनता है तो आप 2 मिनट के लिए ज्वाइन करके हमारे दर्शकों को अलर्ट दे दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए, और अंबाला मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।